दोस्तों नमस्कार। आज से मैं साहित्य की बात राहुल के साथ की शुरुआत करने जा रहा हूँ। इस विशेष कार्यक्रम में मैं आपको विशेषकर अंग्रेजी साहित्य से जुड़े सभी तथ्य, सभी सूचनाओं के बारे में विस्तार से बताऊँगा। आज के इस पहले कार्यक्रम में मैं आपको इंग्लिश लिटरेचर की शुरुआत में ले जाना चाहता हूँ और उसके बारे में विस्तार से बताना चाहता हूँ। साथियों, 450 एडी यहाँ से हम शुरुआत करेंगे, क्योंकि जो भी हमारे पास रिटन डॉक्यूमेंट या प्रूफ के तौर पे हैं, उसके आधार पे 450 और उसके बाद का जो समय है, जिसको बेसिकली हम लोग एंग्लो सेक्शन एरा के नाम से जानते हैं। इस काल में वैसे तो उस टाइम पे प्रिंटिंग प्रेस उपलब्ध नहीं था। प्रिंटिंग प्रेस पहली बार 1476 यानी कि 1476 में विलियम कैक्सन के द्वारा लाया गया और उसके बाद चीज़ें पब्लिश्ड होने लग गई, तो बहुत सारे प्रूफ्स, डॉक्यूमेंटेशन का जो रास्ता है वो खुल गया। लेकिन जब हम 5वीं शताब्दी यानी कि 450 एडी के आसपास जाते हैं, उस समय पे बहुत सारे ट्राइब्स हुआ करते थे, जैसे एंगल्स, जूड्स, सेक्शॉन्स, नॉर्मेंस और भी ऐसे कई सारे ट्राइब्स थे जिनके बीच में आपस में वर्चस्व की लड़ाई या संसाधनों की लड़ाई, कई चीज़ ऐसे मुद्दे थे इंपीरियलिज्म को लेकर के, आपस में युद्ध होता रहता था, द्वंद्व होता रहता था, ताकि वो अपने वर्चस्व को कायम कर सकें या संसाधनों पे अपना हक जता सकें। इस समय अगर साहित्य के दृष्टिकोण से बात करें तो 450 से लेकर के और 1066 यानी कि 450 से लेकर के 1066 एडी तक का जो समय है, इसको हम एंग्लो सेक्शन एरा के नाम से जानते हैं। SAXON, एंग्लो सेक्शन एरा, जिसमें बहुत सारे ट्राइब्स थे। इस समय पे साहित्य प्रोड्यूस किया गया, लेकिन उसमें ज़्यादातर जो साहित्य के काम रहे, लिटरेचर के जो वर्क्स रहे, वो एनोनिमस हैं। हमारे पास कुछ प्रूफ्स तो है, कुछ पोइट्रीज तो है, प्रोज भी है, ऐसे कई सारे एसेज भी देखने को मिलते हैं, लेकिन वो सारे एनोनिमस हैं। हमें पता नहीं कि उसका ऑथरशिप किसके पास है या उसके रियल ऑथर, रियल लेखक या कवि कौन है। साथियों, इसके बाद 1066 का जो साल है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी वर्ष नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुआ था। जिस प्रकार से आज अमेरिका का वर्चस्व है, इससे पहले ब्रिटेन का वर्चस्व था। अगर आप 12वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी में जाएंगे तो उस समय फ्रांस का बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंस हुआ करता था, पूरे विश्व के स्तर पे डोमिनेंस हुआ करता था। और नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट में जो वॉर हुआ था वो नॉर्मेंस और फ्रेंच के बीच हुआ था, जिसमें नॉर्मेंस ने फ्रेंच के ऊपर अपनी जीत हासिल की थी और नॉर्मन का दबदबा, और हम कह सकते हैं कि एक वर्चस्व फ्रांस के ऊपर हो गया। 1066 के बाद समय बदला, नॉर्मेंस फ्रांस में एंट्री लेते हैं, फ्रांस में वो रहना स्टार्ट करते हैं, और जो फ्रांस की जो महिलाएं होती हैं उनके साथ उनका विवाह होने लग जाता है। वैसे तो नॉर्मेंस एक ट्राइब थे और वो बड़े बारबेरिक थे, लड़ने झगड़ने वाले जंगली किस्म के लोग थे, लेकिन जब उनका विवाह फ्रांस की लेडीज़ के साथ होना स्टार्ट हुआ तो उस समय फ्रांस बहुत डेवलप्ड हुआ करता था, एडुकेशन का सेंटर, शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। वहाँ की महिलाएं, जो वुमेन्स थीं, वो बड़ी मॉडर्न, बड़ी सिविलाइज्ड थीं। और जब नॉर्मेंस ने फ्रेंच और फ्रांसीसी महिलाओं से विवाह करना स्टार्ट किया तो उन लोगों का भी लाइफ स्टैंडर्ड बढ़ा, उन लोगों का शिक्षा के प्रति रुझान बढ़ा, और यही कारण है कि 12वीं शताब्दी में विश्व का दो पुराने विश्वविद्यालयों में से एक, ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की स्थापना होती है स्टार्टिंग 12th सेंचुरी में, 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में। और ये दौर चलता है। उस काल में भी ऐसे कई सारे साहित्य के वर्क प्रोड्यूस किए गए, लेकिन ज़्यादातर जो वर्क्स हैं वो एनोनिमस हैं। बीवोल्फ, दी पर्ल और ऐसे कई सारे पोम्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हैं। दूसरी बात कि अगर आप 450 से लेकर के और करीब करीब 1340 का जो समय है, ये जो करीब 800-900 साल का समय है, इसमें ऑथरशिप का कुछ पता नहीं चल पाता था। वर्क्स तो कई सारे हैं, लेकिन उसका राइटर, उसका डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो पाता था। 1340 के बाद का जो समय है, असल में ये हम कह सकते हैं कि इंग्लिश की शुरुआत 1340 के बाद हुई। यही कारण है कि इंग्लिश को इतना मॉडर्न, एंड इंग्लिश इज कॉन्सिडर्ड एज अ मॉडर्न लैंग्वेज। जॉफरी चौसर, जिनको फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहा जाता है, जॉफरी चौसर का जन्म हम मानते हैं कि करीब 1340 से 1343 के बीच, क्योंकि ये भी कंफर्म नहीं है, एनोनिमस काइंड ऑफ की आखिर कब, लेकिन ऐसे किताबों में लिखा जाता है। कोई लोग 1340 लिखते हैं, कोई 1342, कोई 1343, ये उनका जन्म का समय था। और जॉफरी चौसर साहित्य और खास करके इंग्लिश लिटरेचर के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही वो लेखक थे जिन्होंने कैंटरबरी टेल लिखा
और कैंटरबरी टेल पहला वर्क था जो इंग्लिश में प्रकाशित हुआ था। जॉफ्री चौसर के अगर जीवन काल की बात करें, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से भी बड़ा महत्वपूर्ण है, तो इनके समय में 3 राजा हुए। पहले एडवर्ड टू, फिर रिचर्ड थ्री और लास्ट में हेनरी फोर। यानी कि 3 विभिन्न राजाओं के साथ इन्होंने अपने कार्य को किया और ये एक डिप्लोमेट भी थे, एक स्पाई भी थे। इनके बड़े रॉयल कॉन्टैक्ट्स थे। इनके फादर जॉन चौसर एक वाइन यानी कि शराब के व्यापारी थे। काफ़ी रईस घराने से ये बिलोंग करते थे। साथ के साथ इनकी जो वाइफ थी जॉफ्री चौसर के, अगर वाइफ की हम बात करें तो फिलिप्पा डी रॉयट। फिलिप्पा डी रॉयट भी अपने आप में रॉयल फैमिली से बिलोंग करती थी, क्योंकि फिलिप्पा डी रॉयट की जो बहन थी कैथरीन, उनकी शादी जॉन ऑफ गुआन जो अपने आप में रॉयल फैमिली के, उनसे शादी हुई थी। ऐसे में अपनी वाइफ के वजह से भी जॉफ्री चौसर के रॉयल कॉन्टैक्ट्स और भी ज़्यादा मजबूत हो गए और इस वजह से वो कई सारे डिप्लोमेटिक मिशन पे अपने जीवन काल में जाते रहे। वो फ्रांस गए, वो इटली गए, वो अरब और ऑटोमन एम्पायर भी उन्होंने विजिट किया। जब वो इटली गए, मैं आपको बताऊं कि 14वीं शताब्दी में इटली जो था वो सेंटर ऑफ एजुकेशन कहा जाता था, यानी कि शिक्षा का केंद्र था। पूरे विश्व से लोग इटली जाते थे ताकि शिक्षा की प्राप्ति कर सकें। अच्छे अच्छे साहित्य का प्रोडक्शन होना, विद्वानों का वहाँ पे इकट्ठा होना, रहना, तो वो केंद्र था शिक्षा का। चौसर को भी मौका मिला, बीइंग अ डिप्लोमेट वो इटली गए। वहाँ पे वो उस समय के जो बड़े साहित्यकार थे जैसे दांते, पेट्रार्क, बोकेशियो, इन लोगों से मिले। इन लोगों से मिलने के बाद वो बड़े प्रभावित हुए, वो बड़े इंस्पायर्ड हुए और उनसे मिलने के बाद उन्होंने पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स, बुक ऑफ डचेस, ऐसी कई सारी किताबों की रचना की। इसके साथ साथ जो चौसर का अंतिम काल रहा, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि जब आप 14वीं शताब्दी की बात करते हैं और साहित्य के और इंग्लिश लिटरेचर के दृष्टिकोण से, तो 1337 यानी कि 1337 से 1453 ये करीब करीब 116 साल का समय है। 100, इसको कहा जाता है 100 ईयर वॉर। 100 साल का, क्यों वैसे तो 116 वर्ष है, लेकिन याद रखने के लिए 100 ईयर वॉर के नाम से ये पॉपुलर है। और ये वॉर फ्रांस और इंग्लैंड के बीच चला था करीब 116 साल तक लगातार, जिसमें 3 ऐसे युद्ध हुए थे जिसके विजेता इंग्लैंड हुए थे। बाकी जितने भी वॉर हुए उसके विजेता फ्रांस थे, जैसे बैटल ऑफ पोइटियर्स, बैटल ऑफ क्रेशी, बैटल ऑफ एजिनकोट। ये 3 ऐसे बैटल थे जिसके विजेता या जिसमें इंग्लैंड ने फ्रांस के ऊपर अपनी जीत हासिल की थी। बाकी और जितने वॉर हुए सब में फ्रांस डोमिनेंट रहा। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि जब आप 14वीं शताब्दी या उससे पहले के काल में जाते हैं तो फ्रांस का बहुत वर्चस्व हुआ करता था और इसी कारण से चौसर अपने शुरुआती दिनों में जितने भी वर्क्स उन्होंने प्रोड्यूस किए, जो भी साहित्य उन्होंने लिखा, वो फ्रेंच या आप कह सकते हैं कि फ्रांस के इन्फ्लुएंस में या फ्रेंच भाषा के इन्फ्लुएंस में उन्होंने लिखा। समय के साथ जब वो इटली गए करीब 1377-78 के ईस्वी में, वहाँ पे वो पेट्रार्क, दांते, बोकेशियो से मिले तो इटालियन इन्फ्लुएंस उनमें आया। उन्होंने बोकेशियो के डेकामेरन पे हमारा कैंटरबरी टेल है या पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स है, बुक ऑफ डचेस है, ऐसे कई सारे एलिगेइक वर्क उन्होंने प्रोड्यूस किए। 1386 में उन्होंने बोकेशियो, जो कि इटली के बहुत बड़े साहित्यकार थे, उनकी एक बुक थी डेकामेरन, उसको पढ़ने के बाद उससे बहुत प्रभावित हुए और प्रभावित होने के बाद उन्होंने कैंटरबरी टेल लिखने का सोचा, जो चौसर का सबसे अच्छा, सबसे पॉपुलर वर्क जिसको आज हम भी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में पढ़ते हैं। दोस्तों, कैंटरबरी टेल एक ऐसा वर्क है जिसको कहा जाता है कि इंग्लिश का पहला वर्क है और इसमें समाज के सभी वर्गों से लोगों को शामिल किया है। इसमें जितने भी पात्र हैं वो सोसाइटी के डिफरेंट जॉनरास को टच करते हैं या डिफरेंट जॉनरास को रिप्रेजेंट करते हैं। और कैंटरबरी टेल से पहले यानी कि 1386 से पहले अगर आप जाएंगे तो साहित्य में, खास करके इंग्लिश लिटरेचर के अंदर जो भी प्रोड्यूस किया गया, एक तो वो एनोनिमस था, दूसरा वो बहुत ज़्यादा अलंकृत, बहुत ज़्यादा एग्जैजरेटेड वाला वर्क था। यानी कि उसमें रियलिटी कम होती थी। राजा की बहुत तारीफ करना, रानी की बहुत तारीफ करना, गॉड्स एंड गॉडेसेस के बारे में, डेमन्स के बारे में, जिसको आप फिक्शनल कहते हो, जिसको आप इमेजिनेटिव कहते हो, रियलिटी से बहुत दूर, फार अवे फ्रॉम रियल, ऐसा फिक्शन था। कैंटरबरी टेल इंग्लिश लिटरेचर की दुनिया में पहला ऐसा वर्क आया जो 1386 में चौसर ने लिखना स्टार्ट किया। 1400 में उनके डेथ होने तक ये वर्क वो लिखते रहे, बहरहाल ये अनफिनिश्ड रह गया। तो ये पहला अंग्रेजी साहित्य का वर्क था जहाँ पे उन्होंने, हम कह सकते हैं कि सोसाइटी के सभी जॉनरा से लोगों को उन्होंने शामिल किया और बड़ा ही रियलिस्टिक वर्क है ये।
इसमें उन्होंने नाइट को, जो सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है वो नाइट, जिसको हम सोल्जर कहते हैं, उसका बेटा स्क्वायर है। इसके साथ साथ डॉक्टर ऑफ फिजिक, डॉक्टर भी है, लॉ है, मैन ऑफ क्लर्जी है। कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो इक्लेसियस्टिकल कैरेक्टर हैं, जैसे जिसको आप क्लर्जी मैन कहते हैं, जैसे मॉन्क, नन प्रायरस, सेकेंड नन, पार्सन, पार्डनर। कुछ कॉमनर्स भी हैं, लाइक ऑक्सफोर्ड ऑफ क्लर्क, जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट एक है इसमें कैरेक्टर के तौर पे। साथ के साथ आपका यू कैन से और भी कई सारे यॉमन है, कैनन है। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि टोटल 32 कैरेक्टर्स हैं। मोटे तौर पे मैं आपको कहूँ तो कैंटरबरी टेल जो जॉफरी चौसर की रचना है, इसमें करीब 32 कैरेक्टर्स हैं, और 32 कैरेक्टर्स अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, और ये अपने समाज को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करते हैं। जो नाइट है वो सोल्जर को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका बेटा स्क्वायर है वो भी सोल्जर को, क्योंकि उस समय युद्ध चल रहा था, 100 ईयर वॉर। तो 100 ईयर वॉर चल रहा था, तो उस समय पे सोल्जर्स का इंपॉर्टेंस आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा होगा। तो नाइट बहुत सारे वॉर्स उसने लड़े, उसका बेटा स्क्वायर ने भी कई सारे वॉर लड़ा। तो वो समाज के अग्रणी यू कैन से समाज से आता है। इसके बाद कुछ लोग क्लर्जी मैन उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे समाज 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ करता था। वन इज नोबिलिटी, दैट इज किंग एंड द फैमिली ऑफ किंग्स। सेकेंड इज क्लर्जी मैन, एंड थर्ड इज कॉमनर्स। कॉमनर्स मतलब यू कैन से मर्चेंट और स्टूडेंट्स, और यू कैन से कैनन्स, योमैन, दिस काइंड ऑफ कैरेक्टर्स। इसके बारे में विस्तार से कल फिर मैं बात करूँगा। साहित्य की बात राहुल के साथ जुड़े रहें। कल के एपिसोड में मैं आपको इसके आगे की बातें बताऊंगा कि आखिर कैंटरबरी टेल में आखिर हुआ क्या था, और उसके साथ साथ अंग्रेजी साहित्य से जुड़े सभी इन्फॉर्मेशंस को मैं एक एक करके अपलोड करता रहूँगा आपके लिए, ताकि आपको बहुत ज़्यादा लाभ हो सके। धन्यवाद।